नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आपका एग्जाम गुरुजी के 17 तारीख से लेकर के 23 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खबरें करते हैं। आपके करंट अफेयर्स में गैप हो रहा है, ये अब धीरे धीरे मंडे टू मंडे अभी हम इसको करेंगे, क्योंकि 21 मई को एग्जाम है और बहुत ज्यादा आपके करंट अफेयर्स अब जो इधर के रहेंगे उनका आने वाले जो 21 मई के एग्जाम है उसमें उतना उनके आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स हमारा फोकस रहेगा कि हम पूरा करा दें। 2 मई को आपकी जो है जनवरी से लेकर के पूरी अप्रैल तक की क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपका पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट करा देंगे। और उधर का हमने पहले ही आपको करा दिया, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई वहां पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगी। शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। आपका जो स्वभाव है उसके प्रति सच्चे रहिए, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और ये विचार है स्वामी विवेकानंद के। इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं रिवीजन के साथ। भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो रेल लाइन सुरंग कहाँ पर बनाई गई है? अब इसका ट्रायल हो चुका है, ये कोलकाता में बनाई गई। विश्व के सबसे आपराधिक देशों में जो भारत की रैंकिंग है, वो भारत उस पर 77वें स्थान पर है। भारत को भी राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है उसके लिए चुना गया है, ये 4 वर्षों के लिए चुना गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्लियों के यानी जो कैट्स हैं उनके संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस एक चलाया हुआ है, अभियान चलाया है। ये कितने कितने प्रकार की कैट्स के लिए? तो 7 प्रकार की कैट्स के लिए है, जिसमें आपका लीपर्ड हो गया, तेंदुआ हो गया, बाघ हो गया, ये सभी के सभी आते हैं जो बिल्लियों की प्रजाति के हैं। साथ ही में फीफा रैंकिंग 2023 जारी करी गई है, इसमें अर्जेंटीना पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था कि जो पंचायती राज दिवस आज आयोजित किया जाने वाला है, ये 24 अप्रैल को ये रीवा में आयोजित किया जाएगा। और कई उद्घाटन भी होने हैं, कई ट्रेनें भी चलनी हैं, और क्या होगा वो अब देखते हैं उस घटनाक्रम को। उसके बाद हम उसे करंट अफेयर में सम्मिलित करेंगे। मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर को जो है अभी हाल ही में ओबीसी वर्ग सूची में उनको सम्मिलित किया गया है, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र विश्वविद्यालय जीवा जी विश्वविद्यालय जो कि A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है, पहला विश्वविद्यालय। वीरांगना जो झलकारी बाई है, इनका जो जन्म हुआ था वो झांसी में हुआ था। मध्य प्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये डॉक्टर निशांत खरे को बनाया गया। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी को सूचना दे दें कि मध्य प्रदेश में जनवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स आपकी पीडीएफ उपलब्ध है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम गुरुजी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डेमो पीडीएफ भी वहां पर डली हुई है, ये पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपका पिछले 1.5 वर्षों का करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर लगभग आपको 12 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स मिलेगा। 12 अप्रैल के बाद का जो करंट अफेयर्स हम आपको करा ही रहे हैं। साथ ही में 30 आपकी जो 2 मई को क्लास लगेगी, उसमें भी आपका ये जनवरी से लेकर के यहाँ तक का करंट अफेयर्स पूरा करा दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आज कुछ खबरें आपको ज्यादा मिलेगी मध्य प्रदेश का, क्योंकि इसमें पूरा एक सप्ताह का करंट अफेयर है, तो खबरें वहां पर 7 से 8 के करीब हैं। निम्न में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी एक्सपोर्ट और आयात का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है? ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को तो ये है यूएई। यहाँ पर हम देख रहे थे अभी क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ का वाणिज्य मंत्रालय है, ये निर्यात और आयात की क्या करता है, तो आंकड़े जारी करता है। इसने अभी वार्षिक व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई आपका भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य, यानी भारत जिसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट के मामले पर ये किस पे? तीसरे नंबर पे। यदि आप हम बात करें कि सबसे ज्यादा भारत का निर्यात कहाँ होता है, तो अमेरिका में होता है। दूसरे नंबर पे यूएई आ गया है। ठीक है, और ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं ये मार्च 2023 के हैं। तो इसमें यदि आप आयात की बात करो, यानी भारत ने इंपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ से किया है, तो वो चाइना से किया है। फिर इसके बाद रसिया जो है तीसरे स्थान पर है। यूएई सबसे ज्यादा भारत ने अभी क्या किया? इंपोर्ट किया है। यूएई का एक कारण ये भी है कि हमारा यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो सबसे ज्यादा यहाँ से आयात होता है। इसके बाद हमारा जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे चाइना से होते हैं। लेकिन रसिया से हमने ऑयल थोड़ा सा ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से रसिया किस में हो गया? तीसरे स्थान पर हो गया। यूएई की बात करी जाए तो इसकी जो सीमा है वो ओमान से और सऊदी अरब की जो सीमाएं साझा करता है। साथ में इसकी जो राजधानी वो अबू धाबी है। आधिकारिक भाषा यहाँ की अरबी है। वर्तमान में यहाँ के मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, या राष्ट्रपति आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, वो हम देख लेते हैं। तो भारत ने सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट किया है, ये आपके पीएससी के सिलेबस में भी है, आयात एवं निर्यात। जब आप इकोनॉमी के सेक्शन में जाएंगे
तो आपको वहां पर आयात और निर्यात टॉपिक मिल जाएगा। आरबीआई और जो बैंकिंग है उसके बाद आपको वहां पर दिखेगा। तो भारत में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट्स करता है भारत, वर्तमान में पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे नंबर पे रसिया है, तीसरे नंबर पे यूएई है, चौथे नंबर पे सऊदी अरबिया है, पांचवें नंबर पे यूएसए है। भारत इंपोर्ट्स जिन कंट्रियों से करता है यहाँ पर उनकी बात हो रही है। फिर इसके बाद इराक, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज में ये है, लेकिन टॉप 5 में हमें ये याद रखना है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है जिन्हें, उनमें सबसे नंबर पे आपका अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पे यूएई हो गया है, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड है, चौथे नंबर पे हांगकांग है और पांचवें नंबर पर चाइना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भारत जो है चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट में भारत इस पे किस नंबर पे है, पांचवें नंबर का है। तो आप यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि भारत ने यदि 575 बिलियन डॉलर का इनके साथ क्या किया है, इंडियन रुपीज में यदि यहाँ पर बात हो तो 575 बिलियन रुपीस का भारत ने क्या किया है, इसके साथ इंपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट भारत ने कितना किया, मात्र 118 बिलियन रुपीस का किया है। तो लगभग हमारे, यदि आप यहाँ पे घाटा बात करो तो यहाँ पे 400 बिलियन रुपीस के आसपास हमारा क्या है, इनके बीच में जो एक हमारा जो घाटा है, व्यापार घाटा है, वो इनके साथ 400 बिलियन रुपीस का है। तो टॉप 5 कंट्रीज हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट याद रखनी है। ये वर्तमान में फरवरी 2023 के आंकड़े हैं। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस यानी बीसीए का संस्थापक सदस्य बना है? तो वो कोई और नहीं बना है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल बना है। अभी यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पर लगभग पहले 122 के आसपास बाघ थे, जिनकी संख्या बढ़ के 332 के आसपास हो गई। यहाँ पे बाघों की संख्या भी बढ़ गई है। और भारत ने भी 13 अप्रैल को ही अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुरुआत करी है, जिसमें नेपाल भी संस्थापक देश है। जो इसमें 7 प्रकार की जो बिल्लियों की प्रजाति के जानवर होते हैं, इनमें आपका बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ भी आता है, चीता आता है, जगुआर आता है और प्यूमा आता है। आपसे यदि कभी प्रश्न पूछा जाएगा इन सातों में, हो सकता है आपको इसमें लॉयन भी दे दिया जाए और कैट्स भी दे दी जाए। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दोनों इसमें नहीं है। ठीक, बाघ है, सॉरी, कैट्स आपको दे दी जाए तो याद रखना है कि नहीं है। या इसके अलावा जो आपका इसमें आपका हिम तेंदुआ है, लेकिन जो हिम इसमें आग्रासिया में पाया जाता है वो इस पे नहीं है। आपका चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी क्या हुआ, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कर्नाटका में 9 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी आईबीसीए की शुरुआत करी है। मोटा मोटा लक्ष्य ये है कि जो 97 कंट्रीज है जहां पर ये पाए जाते हैं, वहां पर उन सभी के साथ एनजीओ और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिल करके उनका संरक्षण करना है, वैश्विक सहयोग प्रदान करना है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो तेंदुआ आया है, सॉरी चीता आया है मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में, ये भी एक वैश्विक सहयोग से ही हमने इसको मंगाया है। तो अभी क्या है, इसमें भूटान है, बांग्लादेश, कंबोडिया, केन्या, भोपाल, इथियोपिया और मलेशिया, इन सभी के इनके मंत्रियों के साथ मिलकर के सरकार के साथ गठबंधन हुआ है और इन सभी ने समर्थन दिया है कि हम आपको सहयोग करेंगे इसके लिए। नेपाल की बात करी जाए तो हमसे ज्यादातर पूछे जाने वाला प्रश्न इस वर्ष का जो बन सकता है, पहली बात तो यहाँ के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, तो पुष्प कमल दहल का नाम याद रखना है। राष्ट्रपति जो यहाँ के बदल गए हैं वो रामचंद्र पौडेल हो गए हैं। इन दोनों के नाम भी हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो निम्न में से कौन विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है? तो वो कोई और नहीं है, हरमनप्रीत कौर है। इसके अलावा एक खिलाड़ी भी हैं, सूर्य कुमार यादव, जिन्हें अभी विजडन क्रिकेटर्स ऑफ की जो सूची जारी करी गई है उसमें इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और सूर्य कुमार यादव का T20 में के जो फॉर्मेट्स है उसमें उनकी जो खेल का प्रदर्शन है वो काफी अच्छा है। इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। विजडन क्रिकेटर्स की एक बुक की तरह से इसमें लिस्ट सभी की जारी की जाती है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जिनकी एक तरह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उनको क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है। अपने आप में एक ये उपलब्धि होती है। विजडन की जो स्थापना होती है 1864 में हुई थी और अंग्रेजी क्रिकेटर थे जॉन विजडन, उन्होंने की थी। और ये यूनाइटेड किंगडम में सालाना प्रकाशित होने वाली, जिस प्रकार से टाइम्स मैगजीन होती हैं, ठीक है, टाइम्स में टॉप 10 जो पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई व्यक्तित्व होते हैं उनको टॉप 100% ऑफ द ईयर सूची जारी की जाती है, इसी प्रकार से ये भी होती है। और इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में 1930 में एलन बॉ लंदन मर्क्यूरी की समीक्षा में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, खिलाड़ियों के नाम हमें याद रखने हैं।
निम्न में से कौन जल बजट अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है? तो इन सब कामों में सबसे आगे केरला चल रहा है। केरला ने अभी क्या है, वहां पे जो उनकी जल समस्या चल रही है उनमें गर्मियों के पानी को बचाने के लिए उनके लिए अलग से जल बजट बनाया है। जिस प्रकार से हमारे चाइल्ड बजट हुआ था, अब इस बार वीमेंस बजट आया था, उसी प्रकार से जल बजट है। उसके लिए अलग से सरकार उस पर फोकस्ड रहेगी। मंत्रालय तो रहता ही है जल मंत्रालय का, लेकिन एक अलग लक्ष्य होंगे उनके, ये सारी चीजें होंगी। जल संसाधन की जो उनकी मांग है जल की, उसकी पूर्ति की जाएगी। और पूरा सरकार का जो फोकस रहेगा लोगों के बीच में जो जमीन का जल है उसको बचाने के लिए अवेयरनेस लाई जाएगी। एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, ये केरला ने लॉन्च किया है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आधिकारिक पक्षी यहाँ का ग्रेट हॉर्निबल है, लेकिन ग्रेट हॉर्निबल फेस्टिवल यहाँ नहीं मनाया जाता। राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। नदियां जो यहाँ से निकलती है, एक तो आपकी पेरियार नदी है, फिर भरतपूजा नदी है, फिर पंबा है, फिर चलियार है, फिर चलाकुटी नदी, ये सभी नदियों का ये उद्गम स्थल है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इस वर्ष का दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आशा भोसले को, लता जी की जो छोटी बहन थी उनको दिया जाएगा। और ये 24 अप्रैल को आज के ही दिन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये उनकी जो पिता है उनकी पुण्यतिथि पर इसका प्रोग्राम आयोजित होता है। ये लता मंगेशकर जी की जो है उनके परिवार के द्वारा एक ट्रस्ट है, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। और ऐसे व्यक्तित्व को ये दिया जाता है जो राष्ट्र और वहाँ के लोग और समाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको दिया जाता है। और इस बार पंकज उदास को भारतीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशांत दामले हैं, इनका एक फैन फाउंडेशन है। गौरी थिएटर्स को उनके नाटक नियम व अति लागू, इसको बेस्ट ड्रामा पुरस्कार दिया जाएगा। सदगुरु सेवा ट्रस्ट को सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। ग्रंथली प्रकाशन को उनके साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वगलिसनी पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रसाद ओक और अभिनेता विद्या बालन है, इनको सिनेमा और नाटक के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके पहले आपको बता देते हैं कि एमपीपीएससी प्री के लिए जो 2023 के अपडेटेड नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पर उपलब्ध हैं। आप इनको एग्जाम गुरुजी के ऐप से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। कोलगढ़ी, यहाँ पर एक कोल गौरव है। ये कोल राजाओं की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोल गौरव के जो कोल राजाओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी कोलगढ़ी में 7वीं। लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो कोलगढ़ी है ये किस जिले पर आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये रीवा होगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे यहाँ का जो संस्कृति मंत्रालय है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, जो कोलगढ़ी एक्चुअली में रीवा जिले की त्योथर तहसील में आता है। यहाँ पर कोल राजाओं का साम्राज्य था, उनके द्वारा इस गढ़ी का निर्माण किया गया था। अब साथ ही में सरकार ने क्या कहा है कि यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की भी प्रतिमा क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। साथ ही में सागर में रविदास मंदिर बनना ही है, लेकिन साथ साथ वहां पर एक कला संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा जो गम शास्त्र के अनुसार होगा। इस संग्रहालय में उनके संत निवास, पुस्तकालय, ये सारी चीजें होंगी। वहीं बात किया जाए, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, मंदिर वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। जामसावली जो है हनुमान लोक मंदिर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर का विकास भी किया जाएगा। वहां पर उनके बाल स्वरूप और बाल लीलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। छिंदवाड़ा में जो ये आपका जमसावली हनुमान लोक है, ये छिंदवाड़ा में है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जामसावली हनुमान लोक कहाँ पर है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये छिंदवाड़ा में है। साथ ही में सलकनपुर देवी का जो ट्रस्ट है वहां पर वो कार्य चल ही रहा है। तो त्योथर में कोलगढ़ी है, ये इसलिए भी याद रखना है कि क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये लोग जो कोल समाज होता है ये अपने आप को सबरी का क्या मानते हैं, ये वंशज मानते हैं। उनके ठीक वो भी उसी समाज से संबंध रखती थी। इस पर एक बड़ा कार्यक्रम सतना जिले में आयोजित किया गया था। ठीक, किसका? अमित शाह उस पर आए हुए थे। तो उसी समय पर इसकी घोषणा की गई थी। उसी समय पर इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। तो काफी पहले की खबर है। सरकार की अभी जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है तो वहां पर इस पर चर्चा हुई। तो हमें ध्यान रखना है कि कई बार क्या हो जाता है, वहां से प्रश्न निकल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 7 में आए तो हाल ही में निम्न में से कौन सा पोर्टल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं की समस्याओं के निवारण के लिए शुरू किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है मित्र पोर्टल, जो कि SC ST के जो छात्र छात्र हैं उनकी यदि कोई समस्या होगी, पढ़ाई संबंधित समस्या हो गई या उनको डिप्रेशन होगा, ये बात कोई भी समस्या होगी, तो उसके लिए निवारण के लिए पोर्टल चालू किया गया। जिस प्रकार से CM हेल्पलाइन है उसी प्रकार से ये एक डिजिटल हेल्पलाइन का कार्य करेगा। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करी है कि औद्योगिक नीति के तहत जो औद्योगिक क्षेत्र होंगे वहां पर 20% भूमि को अनुसूचित जाति वर्ग के उद्यमियों के लिए, उद्योग लगाने के लिए क्या किया जाएगा,
आरक्षित किया जाएगा। ये भी प्रश्न यहाँ से आपसे पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये काफी पहले से औद्योगिक नीति में सम्मिलित है और गवर्नमेंट इसको बार बार क्या कर रही है, रिमाइंड करा रही है। जो चीजें रिमाइंड कराती है सरकार, वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही में अब उन्होंने एक ये चीज भी जोड़ दी है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार होंगे, उनके बच्चे यदि मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून या आईआईएम जैसी उच्च शिक्षा की फीस सरकार तो भर ही रही है, लेकिन उनमें क्या था, पहले जो आय की सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके इन्होंने क्या कर दिया है कि हम 8 लाख रुपए कर देंगे। आपसे यदि पूछा जाए कि अंबेडकर जी की जयंती पे अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इस बार का ग्वालियर में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 8 में आता है, गोहरदेव मंदिर किस जिले में है? हाल ही में इसको क्या हुआ है कि राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है गोदरदेव मंदिर को। तो ये आता है आपका छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसका पुरातत्व जो विभाग है, इन्होंने क्या किया है कि इस मंदिर को, जो गोदरदेव मंदिर है छिंदवाड़ा की तहसील में नीलकंठी करके, वहां पे एक तहसील है, तहसील चांद के नीलकंठी कला क्षेत्र में आता है, इसको अब इन्होंने राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में, अब पुरातत्व विभाग के अंतर्गत में आएगा। इनका अधिनियम है 1964, इसके तहत राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। बात करी जाए यदि गोदर देव की, तो ये क्या रहा है, कल जो कलचुरी साम्राज्य था उनके समकालीन राज्य था। साथ में यहाँ की जो वस्तु शिल्प कला, ये भी कलचुरी स्थापत्य कला से जुड़ी हुई है। और इसका जो निर्माण किया गया था गोदरदेव मंदिर का, लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। और ये अपने आप में क्या है, शिव जी को समर्पित मंदिर है। और इसका जो निर्माण हुआ है, ये भूमित्र शैली में किया गया है। ठीक है, और यहाँ अलग अलग मंडप हैं। मंदिर का जो पृष्ठ भाग है मूल स्वरूप में है। साथ में क्या है कि इसमें जो इसका गर्भगृह है, वहां पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। साथ में गौरी और भैरव की भी प्रतिमाएं हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। और ये आपसे यदि कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो छिंदवाड़ा की जगह हमें याद रखनी होगी। महर्षि दधीचि पुरस्कारों की भी हाल ही में घोषणा हुई है। ये किस विभाग द्वारा दिए जाते हैं? तो ये जो दिए जाते हैं, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। विशेषकर ये जो महर्षि दधीचि, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ आपको दिव्यांग याद रखना है। और दिव्यांग से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो विभाग है उसमें होती हैं। वर्तमान में इसके मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल। और अभी हाल ही में क्या हुआ, इसमें दो लोग बहुत विशेष हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। बाकी काफी लोगों को दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे दो लोगों को सम्मिलित किया है जिनसे एक बार प्रश्न बन भी सकता है। तो एक तो कौन है, एक है इंदौर के श्री ज्ञानेंद्र पुरोहित। इनको क्या है, इन्होंने एक भारत का जो राष्ट्रगान है, इसको सांकेतिक भाषा में क्या किया है, तैयार किया है। तो इसका सांकेतिक भाषा में इन्होंने राष्ट्रगान का, आपने देखा होगा, अब क्योंकि मैं अपन ऑडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता नहीं सकता ना, उसमें हाथ का यूज किया जाता है और अलग अलग प्रकार से संकेत होते हैं जिनके माध्यम से अक्षरों को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो इन्होंने उसका निर्माण किया है राष्ट्रगान का। और इसी क्षेत्र में उन्हें 2014-15 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और इसको क्या है, राष्ट्रगान को, हमारे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस राष्ट्रगान को राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या की गई है, मान्यता दी गई है। और पुरोहित क्या है, विशेष रूप से जो जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनको सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए, इनका शासकीय सेवा में रोजगार दिलाने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये उनको कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं ये। साथ ही में विश्व का जो 5वां पहला ब्रेल स्क्रिप्ट अरबी स्थित केंद्र है, उसकी स्थापना किसने करी? कुमारी राबिया खान ने करी है। इन्होंने जो दृष्टि बाधित और दिव्यांगता की व्यक्तिगत श्रेणी में इनको 2015-16 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने क्या 2011 में इंदौर में अरबी केंद्र की स्थापना करी है। तो इन दोनों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है और आने वाले समय में हो सकता है यहाँ से प्रश्न टकरा जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य शासन ने राज्य की जीडीपी में क्या होगा, वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक एक टास्क फोर्स समिति गठित करी थी। ठीक है, ये यहाँ पर एक प्रश्न गड़बड़ हो गया है। ये जो था, मैं आपको बता देता हूँ कि एक समिति सरकार ने गठित करी थी, किसके नाम? प्रोफेसर शमिका रवि के। ठीक है, हम डायरेक्ट, उन्होंने, ये क्वेश्चन गलत बन गया है, वो कुंडू समिति का यहाँ पे बन गया है। ध्यान में ये रखना है कि मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर के लिए जो हमारे यहाँ एक कमेटी बनाई गई थी, समिति गठित की गई थी, वो गठित की गई थी प्रोफेसर किसके? शमिका रवि के में। ये पिछले वर्ष कमेटी गठित की गई थी और ये हमने इसका प्रश्न भी आपको कई बार पढ़ाया था। अब क्या हुआ है कि ये हट गई है इससे, अब इनकी जगह प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी जो हैं, ये टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष, इनको मनोनीत किया गया है इनकी जगह पर।
ठीक है, तो अब यदि पेपर में आ जाए तो ये नाम हमें क्या करके रखना, ध्यान रखना। वैसे आएगा जब तो वो शमिका रवि ही होंगी, यदि वो करेक्ट टाइम नहीं बताता है तो। पर के रेड्डी हो तो मैं के रेड्डी लगा के आना है। किस जिले को जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोई और जिला नहीं है, बुरहानपुर है। लगातार पिछले 1 वर्षों से खबरों में बना हुआ है। अभी क्या था, सिविल सेवा दिवस था, जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा बुरहानपुर की जो कलेक्टर थी सुश्री भव्या मित्तल को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे निर्वाचन की राज्य स्तरीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये किया है ट्रांसजेंडर संजना सिंह को। ये भोपाल पे सरकारी शासकीय सेवा पे नौकरी पर लगने वाली भी पहली ट्रांसजेंडर हैं। अभी क्या हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने इनको थर्ड जेंडर संजना सिंह को मध्य प्रदेश निर्वाचन का राज्य स्तरीय आइकॉन नियुक्त किया है। और विशेषकर ये जो रहने वाली है पुष्पा नगर बावड़ी चंदावर की रहने वाली हैं। और इनका जो कार्य रहेगा, अभी ओबीसी कैटेगरी में भी इनको डाल दिया है ट्रांसजेंडर को, तो इनका जो एक हमारे यहाँ एक ट्रांसजेंडर है उनके बीच में अवेयरनेस लाने का इनका उद्देश्य है कि ये लोग क्या हो, क्योंकि अब इनको एक तरह से मान्यता मिल गई, कानूनी मान्यता भी मिल गई है, तो वोट देने का भी अधिकार इनको मिल गया है। तो उन्हें अवेयर करना है कि ताकि आप इस देश के नागरिक हो, आपका जब तक आप वोट नहीं देते हो तब तक आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में ये अवेयर करेंगी। इससे पहले बहुत सारी उपलब्धियां इनके पास है। ये मध्य प्रदेश में राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा पहली ट्रांस चुनी गई थी। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता अभियान मध्य प्रदेश की ये पहली थर्ड जेंडर थी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। इसके अलावा 2017 में डेटॉल स्वच्छ भारत बनेगा भारत लाइव शो में सदी के महानायक इनको अमिताभ बच्चन ने भी सम्मानित किया है। भोपाल में ये शासकीय सेवा में आने वाली भी पहली ट्रांसजेंडर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमने आप सभी से एक प्रश्न पूछा था कि जो हाथी महल है इसका निर्माण किस शैली में हुआ था। हमने आपको जब भी महलों से संबंधित यदि कोई करंट अफेयर कराया होगा या कोई चीज कराई होगी तो वहां पे उसको शैली को जरूर बताते हैं, क्योंकि कई बार पेपरों में जब चीजें पुरानी हो जाती हैं, कहाँ है मांडू में, कहाँ है मांडू में, सबको रट गया बुरहानपुर में, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है पूछ लिया जाता है किस शैली में निर्माण हुआ था। तो इसका आप सभी ने आंसर बिल्कुल राइट दिया था इस कमेंट करके कि इसका जो निर्माण हुआ है वो इंडो इस्लामिक शैली में हुआ है। हाथी महल को कई बार दरिया खान के महल के नाम से भी जाना जाता है या मांडवगढ़ महल बोला जाता है। ये आपका हाथी महल है और इसका जो निर्माण किया गया था ये पहले महल के रूप में किया गया था, फिर बाद में ये मकबरा बन गया और 16वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण किया गया है। और इसका जो निर्माण कराया था इसको तारंग साम्राज्य के शासकों के द्वारा क्या किया गया था, बनवाया गया था। बाद में कई बार कई शासकों का इस पर क्या रहा है, मांडू में राज्य रहा है, हमले हुए बहुत सारे, तो ये अपने धीरे धीरे इसका जो स्वरूप था वो क्या हुआ, बदलता गया। तो इसी वजह से इसका बाद में ये महल से क्या हो गया, ये मकबरा हो गया। और वर्तमान में इसको मकबरा के नाम से भी जानते हैं, बहुत लोग इसको दरिया खान भी बोलते हैं, कई लोग इसको मांडवगढ़ महल भी बोलते हैं और कई लोग इसको हाथी महल भी बोलते हैं। ठीक है, आज का प्रश्न आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का ये रहा कि ईसा पूर्वी छठवीं जो 6वीं शताब्दी में त्योथर कोलगढ़ी में अंतिम कोल राजा कौन थे जिन्होंने 10 से 12 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न हमने इसलिए सम्मिलित किया है और इसके आने की बहुत संभावना है क्योंकि ये लगातार खबरों पे बना हुआ है और सरकार बहुत दिनों बाद एक तरह से इसको क्या करी है, इस पर ध्यान दी है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके बताना है। थोड़ी बहुत जानकारी है उसके बारे में तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और करंट अफेयर्स को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं एग्जाम गुरुजी में तो कोर्स उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपके अभी एग्जाम तक आपके समय को ध्यान में रखते हुए कि आपका समय अनावश्यक रूप से ना डले, अनावश्यक खबरों में करंट अफेयर्स का आप इंतजार ना करें, उस पर समय व्यतीत ना करें। इस वजह से हम बिल्कुल वो खबरें जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं या कुछ, क्योंकि लगभग वही खबरें रहेंगी, वो हम लेकर के आपके बीच में आएंगे। और हमारी और आपकी मुलाकात अभी मंडे मंडे होती रहेगी। जैसे ही एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा रेगुलर करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को लेकर के किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रखने हैं। इवनिंग की क्लास में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक यदि आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें, समय बिल्कुल नहीं है और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर हमारी आपकी मुलाकात